उधर जेनी की दादी को एक और बुरी खबर मिलती है। जिस चॉय से वो मिलने वाली थी उसकी अचानक मौत हो चुकी होती है। जब वो वहाँ पहुंचती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि चॉय ने सपोजिटली सुसाइड किया है और मरने से पहले उनके नाम एक मैसेज छोड़ा है। उस चिट्ठी में चॉय लिखता है कि 20 साल पहले डॉक्टर हा पर गलत आरोप लगाए गए थे और उसने कभी बच्चों को खुद नुकसान नहीं पहुंचाया। ये पढ़ते ही जेनी की दादी समझ जाती है कि किसी ने चॉय का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कुछ ही समय बाद ये भी रिवील होता है कि डॉक्टर हा जेल से बाहर आ चुका है। किसी रहस्यमयी सपोर्टर ने उसकी रिहाई करवाई है और अब उसे फिर से इमॉर्टल चाइल्ड को ढूंढने का आदेश दिया गया है। जेल से बाहर निकलते ही डॉक्टर हा सबसे पहले चॉय के ठिकाने की जांच करता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि जेनी की दादी कुछ जानती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की एक लड़की को भेज देता है जिसके पास टेरिफाइंग माइंड कंट्रोल पावर्स हैं। यही रिवील होता है कि उनका नया हेडक्वार्टर्स वही मिस्टीरियस चर्च है जो शुरुआत से बार-बार दिखाई दे रहा था। उसी समय शहर में हो रही डिसअपीयरेंसेस की जांच करते हुए 2 पुलिस ऑफिसर उस चर्च में पहुंचते हैं। वहां एक अजीब औरत उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उन्हें पूरा चर्च दिखाने लगती है। ऊपर से सब कुछ बेहद शांत और सुंदर दिखाई देता है। धीरे-धीरे दोनों ऑफिसर्स अपना गार्ड नीचे कर देते हैं। फिर वो औरत कैजुअली उन्हें नीचे बने प्राइवेट कैफे में ले जाने की बात करती है। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचते हैं वहां का लग्जरियस माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सब असल में इल्यूजन है जो उस औरत की सुपरनैचुरल पावर से बना हुआ है। पूरी तरह हेलुसिनेशन के जाल में फंसकर दोनों ऑफिसर्स चर्च से वापस लौट जाते हैं बिना किसी शक के। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर वापस आने के बाद भी लगातार पसीना बहाता रहता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद उसके अंदर इतनी बेचैनी क्यों है। दूसरी तरफ जेनी, कैंग और सन लगातार ली के पीछे पड़े रहते हैं और कार में बैठकर उसे सुपर पावर्स के बारे में सवालों की बारिश करते रहते हैं। उनकी नॉन स्टॉप बकबक से ली बुरी तरह चिढ़ जाता है और साफ कह देता है कि वो उनके ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, जेनी उसका बैग चुरा लेती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीट ले जाती है। तीनों उससे पावर्स के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन ली ठंडे अंदाज में कहता है कि वो खुद इन ताकतों को पूरी तरह नहीं समझता और ऑनेस्टली अब समझना भी नहीं चाहता। आखिरकार परेशान होकर वो उन्हें कार से बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसे अकेला छोड़ दें। लेकिन तभी अचानक सामने एक पुलिस कार सड़क से फिसलकर नीचे जा गिरती है। बिना देर किए चारों तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ली जल्दी से एक ऑफिसर को बाहर निकाल लेता है जबकि जेनी और कैंग दूसरे आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ऑफिसर का शरीर अजीब तरीके से सूजा हुआ लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ गलत हो रहा हो। जेनी तुरंत सन को पानी लाने भेजती है क्योंकि कार कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। वहीं वो लगातार ली पर चिल्लाती रहती है कि वो नॉर्मल इंसान की तरह अपनी पावर्स इस्तेमाल करके मदद करे। आखिरकार मजबूरी में ली अपनी ताकत से डैमेज्ड व्हीकल को साइड में हटा देता है, लेकिन कैंग गलतफहमी में सोच लेता है कि ये सब उसने किया है और प्राउडली बिलीव करने लगता है कि उसके पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ आ चुकी है। काफी मेहनत के बाद वो ऑफिसर को बाहर निकाल लेते हैं। तभी सन भागता हुआ वापस आता है और डर के मारे कहता है कि उसने पानी के अंदर किसी अजीब क्रीचर को उसे विंक करते देखा। जाहिर है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी आग बुझाने की कोशिश में सन गलती से व्हीकल को छू लेता है और अपनी मैग्नेटिक पावर्स की वजह से उससे चिपक जाता है और हालात तब और खराब हो जाते हैं जब कैंग भी उसके साथ फंस जाता है। घबराई हुई जेनी तुरंत ली से मदद मांगती है क्योंकि कार किसी भी पल फट सकती है। ली तेजी से अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और कैंग को सन से अलग कर देता है। फिर इस बार वो पूरी ताकत के साथ अपनी एबिलिटी अनलीश करता है। वो टूटे हुए मेटल के हिस्से की मदद से सन को खींचकर दूर निकालता है और बर्निंग व्हीकल को इतनी दूर फेंक देता है कि एक्सप्लोजन सेफली हो सके। इतनी खतरनाक रात से बचने के बाद जेनी वियर्डली एक्साइटेड हो जाती है और प्राउडली अनाउंस करती है कि अब उन्हें ऑफिशियली सुपर हीरो टीम बन जाना चाहिए। लेकिन ली तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो उनके केओस का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। वो बस उनसे कहता है कि उसे कहीं ड्रॉप कर दें और फिर हमेशा के लिए अकेला छोड़ दें। उधर कैंग और सन खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं कि शायद शहर उन्हें पुलिस ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए रिवॉर्ड दे दे। लेकिन ली सीक्रेटली घर लौटकर सारी चीजों की गंभीरता से जांच शुरू कर देता है। सिटी रिकॉर्ड से जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे आखिर पता चलता है कि वही स्ट्रेंज ड्रेनेज वाटर उन तीनों को सुपर ह्यूमन बना रहा है। यहाँ तक कि घायल पुलिस ऑफिसर भी उसी पानी के संपर्क में आने के बाद प्रभावित हुआ था। जब ली उस वाटर सिस्टम को ट्रेस करता है तो शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। वो कंटामिनेटेड ड्रेन सीधे उसी मिस्टीरियस चर्च तक जाता है। अब ली को पूरा यकीन हो जाता है कि डॉक्टर हा दोबारा सीक्रेटली वहीं से अपना काम चला रहा है। उसी समय जेनी, कैंग और सन अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने बचाया था वो वहीं एडमिट होंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हॉस्पिटल स्टाफ साफ कह देता है कि उस डिस्क्रिप्शन के कोई भी ऑफिसर्स कभी यहाँ लाए ही नहीं गए। घबराकर जब वो एम्बुलेंस सर्विस से कांटेक्ट करते हैं तब उन्हें और भी डरावनी बात पता चलती है। ऑफिसर्स को एम्बुलेंस ने जरूर पिक किया था, लेकिन रास्ते में ही वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ये सुनते ही जेनी, कैंग और सन के दिमाग में एक ही डर बैठ जाता है। क्या कोई हिडन ऑर्गेनाइजेशन पहले से सुपर पावर्ड लोगों के बारे में जानती है और क्या अब वो लोग इनके पीछे भी आने वाले हैं? दुर्भाग्य से उनका डर बिल्कुल सही निकलता है। असल में ऑर्गेनाइजेशन उन ट्रांसफॉर्म्ड ऑफिसर्स को पहले ही पकड़ चुकी होती है और सीक्रेटली चर्च हेडक्वार्टर्स में वापस ले गई होती है। दूसरी तरफ सारी सच्चाई समझने के बाद ली चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने बाल आ जाता है। बाल बेहद शांत आवाज में कहता है कि बेहतर होगा ली अपनी मर्जी से उनके फादर से मिलने चल पड़े। ये सुनते ही ली के चेहरे पर घिन साफ दिखाई देने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने साल बाद भी लोग डॉक्टर हा को फादर कहते हैं, उस आदमी को जिसने बच्चों पर हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेकिन बाल बिना झिझक कहता है कि वो डॉक्टर हा से प्यार करता है क्योंकि उसी आदमी ने उसकी जिंदगी को मीनिंग दिया था। फिर वो प्राउडली रिवील करता है कि अब वो डॉक्टर हा की मदद करता है डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्म्ड लोगों को ढूंढने और खत्म करने में। यही ली को पूरी हॉरिफाइंग ट्रूथ समझ आती है। जिन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन अनस्टेबल हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें चुपचाप मार देती है और वही रेस्क्यूड ऑफिसर भी इसी वजह से गायब हुआ था। थोड़ी देर बाद जेनी घबराई हुई ली के पास पहुंचती है और हॉस्पिटल वाली पूरी बात बता देती है। अब ली को भी समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है। वो पहली बार सीरियसली जेनी को वार्न करता है कि अगर उसे जिंदा
रहना है तो अपनी पावर्स हर किसी से छुपा कर रखनी होंगी। लेकिन जेनी का ध्यान किसी और चीज पर होता है। वो तुरंत ली से पावर्स कंट्रोल करना सिखाने की जिद करने लगती है। ली उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है, लेकिन जेनी भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो लगातार उसके पीछे घूमती रहती है और लिटरली उससे चिपकी रहती है। तभी अचानक ली का एक कोवर्कर वहां आ जाता है। उसे देखकर जेनी पैनिक में इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाती है ताकि कोई उसे नोटिस ना कर ले। लेकिन कुछ सेकंड बाद जैसे ही वो वापस आती है, ली कैजुअली अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उसे हवा में उठा देता है और सीधे सीलिंग से पिन कर देता है। अब कोई और होता तो डर से चीख पड़ता, लेकिन जेनी पूरी तरह फैसिनेटेड हो जाती है। वो एक्साइटमेंट में हंसने लगती है और पूछती है कि आखिर कोई इतनी इनक्रेडिबल पावर्स इतने सालों तक छुपाकर कैसे रख सकता है। उसकी रिएक्शन देखकर ली एक बार फिर रियलाइज करता है कि शायद ये लड़की सच में उतनी ही पागल है जितना पूरा शहर कहता है। थोड़ी देर बाद जेनी अचानक नर्वस होकर ली से पूछती है कि अगर एक दिन उसकी पावर्स गायब हो गई तो क्या होगा, क्योंकि टेक्निकली वो एक बार मर चुकी है, इसलिए उसे डर है कि पावर्स खत्म होते ही शायद वो दोबारा मर जाए। सरप्राइजिंगली इस बार ली उसे कामली रियश्योर करता है। वो कहता है कि पावर्स खत्म होने का मतलब मौत नहीं होगा। बस यही सुनना जेनी के लिए काफी होता है। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है और अकेले ही एक्साइटेड होकर सेलिब्रेट करने लगती है। दूर खड़ा ली उसे क्वाइटली देखता रहता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की की चेयरफुल पर्सनालिटी उसे सीक्रेटली अम्यूज क्यों करने लगी है। लेकिन तभी उसकी नजर बैल पर पड़ती है, जो दूर से जेनी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ली तुरंत समझ जाता है कि बैल किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। बिना कुछ एक्सप्लेन किए ली जल्दी से जेनी के पास जाता है और कैजुअली कहता है कि उसे उसके साथ ऑफिस वापस चलना होगा। जेनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ली असल में उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। उसे तो लगता है कि शायद आखिरकार उसे जॉब मिल गई। ऑफिस पहुंचते ही जेनी एक्साइटमेंट में अपनी ग्रैंडमदर को कॉल करती है और सारी खुशखबरी बता देती है। उसकी ग्रैंडमदर भी खुशी से भर जाती है और रेस्टोरेंट में सबको प्राउडली ये बात बताने लगती है। लेकिन इसी सेलिब्रेशन के बीच अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स वहां पहुंच जाते हैं। उनके सामने खड़े होते हैं कई ट्रांसफॉर्म सुपर ह्यूमंस जो डॉक्टर हा को किसी भगवान की तरह वर्शिप करते हैं। इन लोगों का जेन्युइनली मानना है कि ऑर्फनेज एक्सप्लोजन के दौरान डॉक्टर हा ने उनकी जान बचाई थी। उनके मुताबिक डॉक्टर है ने बच्चों को पहले भागने को कहा था, जबकि वो खुद पीछे रुक गया था। तब से ये लोग उसके प्रति पूरी तरह लॉयल हैं और अब भी उसकी हर बात मानने को तैयार हैं। खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर इमॉर्टल चाइल्ड मिल गया तो उनकी अनस्टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस ठीक हो सकती हैं। उनसे बात करते हुए जेनी की ग्रैंडमदर सीधे डॉक्टर हा से पूछती हैं कि आखिर इतने साल बाद वो जेल से बाहर कैसे आया। इस पर डॉक्टर हा ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि इस सब के लिए वो भी पार्टली जिम्मेदार है, क्योंकि सालों पहले उसी रिसर्च को फंड करने वालों में वो भी शामिल थी। शॉक्ड ग्रैंडमदर तुरंत कहती है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट्स इतने हॉरिफाइंग बन जाएंगे। लेकिन डॉक्टर हा सरकास्टिकली कहता है कि अगर खुद से झूठ बोलने से उन्हें रात में नींद अच्छी आती है तो वो ऐसा ही करती रहे। फिर वो सीधे पूछता है कि इमॉर्टल चाइल्ड कहाँ है। जेनी की ग्रैंडमदर मजबूती से कहती है कि वो बच्चा सालों पहले मर चुका है। लेकिन तभी डॉक्टर हा के साथ खड़ी लड़की अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स इस्तेमाल करती है और उन्हें दोबारा सच बोलने के लिए फोर्स करती है। फिर भी ग्रैंडमदर अपना जवाब नहीं बदलती। यही रिवील होता है कि इमॉर्टल चाइल्ड सच में कभी मर ही नहीं सकता था। डॉक्टर हा सालों तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहा और हर बार जब वो फिजिकली मरता कुछ समय बाद वापस जिंदा हो जाता, लेकिन हर रेजरेक्शन अनइमेजिनेबल पेन लेकर आता था। ये सब अपनी आंखों से देखने वाला इंसान था ली। उस वक्त ली उस इमॉर्टल बॉय की डीपली केयर करता था और आखिरकार जब उसने उसे बार बार टॉर्चर होते देखा तो वो कम्प्लीटली टूट गया। गुस्से में उसने पूरी फैसिलिटी तबाह कर दी और वही मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने 20 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से किसी को नहीं पता कि इमॉर्टल चाइल्ड का क्या हुआ। यहाँ तक कि ली भी इतने सालों से सीक्रेटली उसे ढूंढ रहा है। जब उसने जेनी को मरने के बाद वापस जिंदा होते देखा था तो कुछ देर के लिए उसे लगा था कि शायद जेनी समहाउ उस इमॉर्टल चाइल्ड से कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन बाद में उसने खुद को कन्विंस कर लिया क्योंकि उसकी यादों में वो बच्चा डेफिनेटली एक लड़का था। उधर ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल जेनी को नुकसान नहीं पहुंचाने का फैसला करती है और रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद वही लोग दूर से जेनी को उसकी नई पावर्स के साथ हैप्पीली खेलते हुए देखते हैं। जेनी एक्साइटमेंट में रियलाइज करती है कि अगर उसने टेलीपोर्टेशन प्रॉपर्ली कंट्रोल करना सीख लिया तो वो बिना पैसे टिकट्स या ट्रांसपोर्टेशन के दुनिया में कहीं भी जा सकती है। अगले दिन ली जेनी को काम के लिए बुलाता है, लेकिन जेनी अकेले आने के बजाय कैंग और सन को भी साथ घसीट लाती है। ली के कोवर्कर्स डिसबिलीफ में उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये केओटिक इडियट्स उसके साथ कैसे काम करने लगे। इसी बीच चर्च के कुछ मेंबर्स वहां पहुंचते हैं। ऊपर से वो कहते हैं कि वो बस शहर साफ करने में मदद करने आए हैं, लेकिन ली तुरंत समझ जाता है कि उनका असली मकसद क्या है। असल में वो जेनी को पकड़ने आए हैं क्योंकि उन्हें शक है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अनस्टेबल हो चुकी है। जेनी की सेफ्टी को लेकर वरीड ली तुरंत जेनी, कैंग और सन को पकड़कर एक कमरे में छुपा देता है। फिर वो उन्हें कहता है कि अब उन्हें सीरियसली ट्रेनिंग शुरू करनी होगी और समझना होगा कि उनकी पावर्स एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं। तीनों ऑकवर्ड तरीके से अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उधर चर्च हेडक्वार्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन एक और ट्रांसफॉर्म्ड इंसान को क्वाइटली एलिमिनेट कर देती है क्योंकि उसकी पावर्स अनस्टेबल हो चुकी होती है। ये सब देखकर वहां मौजूद एक लड़की डर जाती है और नर्वस होकर पूछती है कि क्या कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसकी दोस्त कामली कहती है कि उन्हें बस फादर यानी डॉक्टर हा पर भरोसा रखना चाहिए और इमॉर्टल चाइल्ड को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। इसी दौरान जेनी की डिसअपीयरेंस की जांच कर रहा डिटेक्टिव उसकी ग्रैंडमदर से दोबारा मिलने आता है। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी फुटेज देखने के बाद वो बताता है कि ट्रांसफॉर्म्ड लोग सिर्फ एक रिकॉर्डिंग में क्लियरली दिखाई दिए थे। फुटेज में बैल दूर से जेनी को नोटिस करता दिखता है और फिर डॉक्टर हा से कहता है कि यही वो लड़की है जो हमेशा ली के आसपास दिखाई देती है। डॉक्टर हा तुरंत बैल को उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही बैल जेनी तक पहुंचने वाला होता है जेनी अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। ये फुटेज देखकर जेनी की ग्रैंडमदर पूरी तरह शॉक में चली जाती है। अब उन्हें पहले से भी ज्यादा डर लगने लगता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर आखिर क्या बन चुकी है, लेकिन असली शॉक अभी
बाकी होता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि सामने बैठा डिटेक्टिव उन्हें गलत नाम से बुला रहा है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर उनका फोन बज उठता है। दूसरी तरफ असली डिटेक्टिव होता है। अब ग्रैंडमदर तुरंत समझ जाती है कि उनके सामने बैठा आदमी नकली है। धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा बदलने लगता है और उसके पीछे से ऑर्गेनाइजेशन की वही इल्यूजन गर्ल सामने आ जाती है। वो शांत आवाज में कहती है कि वो यहाँ सिर्फ इमॉर्टल चाइल्ड की लोकेशन जानने आई है, अपने फादर के लिए। फ्यूरियस होकर जेनी की ग्रैंडमदर उस लड़की पर चिल्ला पड़ती है और पूछती है कि आखिर वो अब भी डॉक्टर हाँ को अपना फादर कैसे कह सकती है, उस इंसान को जिसने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन इल्यूजन गर्ल की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वो कड़वाहट भरी आवाज में जवाब देती है कि कम से कम डॉक्टर हाँ ट्रांसफॉर्म बच्चों के साथ रुका तो था, जबकि बाकी बड़े लोग सिर्फ उन बच्चों को बचाकर भाग गए थे जो अभी तक बदले नहीं थे। ये सुनते ही जेनी की ग्रैंडमदर का दिल टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि डॉक्टर हाँ ने इन बच्चों को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इमोशनली भी पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया था। फिर भी इल्यूजन गर्ल पीछे नहीं हटती। वो वार्निंग देती है कि अगर ग्रैंडमदर ने इमॉर्टल चाइल्ड की लोकेशन नहीं बताई तो वो उन्हें एंडलेस हेलुसिनेशंस में फंसा देगी और जिंदगी भर मिजरी में जीने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ग्रैंडमदर अचानक ठंडी हंसी हंस पड़ती है। वो कहती है कि पिछले 20 सालों का गिल्ट और सफरिंग पहले ही उनके लिए किसी नरक से कम नहीं था। यह जवाब सुनकर इल्यूजन गर्ल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और आखिरकार वहां से चली जाती है। जैसे ही वो गायब होती है, जेनी की ग्रैंडमदर तुरंत असली डिटेक्टिव को कॉल करती है और डेस्परेटली उससे जेनी को ढूंढने की भीख मांगती है, ऑर्गेनाइजेशन के उससे पहले पहुंचने से पहले। उधर ली का सामना चर्च ग्रुप